आपने देखा होगा कहीं पर कि दिस रोड टर्मिनेट्स हियर, ऐसा देखा होगा कहीं पे। टर्मिनेट के मायने यही है कि यहाँ पर समाप्त हो रहा है, और ये देखा आपने ये रिपीट कर रहा है, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है। और ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, ना टर्मिनेट हो रहा, ना रिपीट हो रहा है। तो इन तीन दशमलव में दशमलव को तीन तरीके से आपने डिफाइन किया। एक टर्मिनेट होता है, दूसरा नॉन टर्मिनेट बट रिकरिंग, अशांत है पर रिपीटिंग है यानी ये, और तीसरा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉट नॉन रिकरिंग, अशांत पर बिना आवर्ती का, यानी ये आपके पास। तो आपने देखा ये दशमलव कहाँ से आया, आपको पता है रियल नंबर को आप जब क्लासीफाई करते हो, रियल नंबर को जब आप क्लासीफाई करते हो तो इन दो कैटेगरीज में इसको क्लासीफाई किया जाता है, वर्गीकृत किया जाता है। एक कहते हैं इंटीजर, यानी इसको पूर्णांक के नाम से जानते हैं हिंदी में, और दूसरा आपके पास डेसिमल यानी दशमलव। अब आप स्टोरी सीख रहे हो अभी तक दशमलव की, डेसिमल क्या होता है, सवाल में इसकी ज़रूरत है इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूँ। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि सवालों में कैसे इसको अप्लाई करेंगे। सवाल क्या है, सवाल में क्या कहा गया है, आपने इतनी स्टोरी सीखी। सवाल कहा गया है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती हैं। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन state whether the following rational numbers will have a terminating decimal expression or a non-terminating। इतनी बात आप लोग समझ पा रहे हो, यानी आपको लंबी भाग प्रक्रिया विधि यानी लंबी विभाजन प्रक्रिया का इस्तेमाल नहीं करना है, और आपको बिना भाग दिए बताना है कि 13/3125 क्या ये टर्मिनेटिंग है, क्या ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये आपको डिफाइन करना है। मैं आपको तरीका बताऊं, कोई नंबर है आपके पास, मान लो कोई n नंबर है आपको, और n नंबर मान लो a/b के। a को आपने क्या कहते हो, आप कहते हो हिंदी में अंश कहते हो, कोई फ्रैक्शन है, कोई भिन्न है आपके पास, जैसे ऊपर वाली वैल्यू को आप अंश कहते हो, नीचे वाली वैल्यू को आप हर कहते हो, यानी इसको डिनोमिनेटर कहते हो, इसको न्यूमरेटर कहते हो, इसको डिनोमिनेटर कहते हो, यानी ऊपर वाली वैल्यू को आप न्यूमरेटर से रिप्रेजेंट करते हो, बी को डिनोमिनेटर कहते हो। इतनी बात आसान हुई, आप कहो कि बिल्कुल। अब मैं आपसे सवाल करूं कि कोई नंबर n अंश है और हर आपका इस फॉर्मेट में हो, कोई 2 की पावर m की फॉर्मेट में हो, या आपके पास हर आपके पास 5 की पावर n की फॉर्मेट में हो, आपके पास ऐसा नंबर हो जिसका हर 2 की पावर m की फॉर्मेट का हो, या 5 की पावर n की फॉर्मेट का हो, या 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्मेट का हो, तो हर हाल में जो आंसर होगा इसका, प्यारे दोस्तों, अगर आपका हर इस फॉर्मेट में है तो आपका आंसर हमेशा होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। इतनी बात आप लोग को समझ आ रही है, आप कहोगे बिल्कुल आसान हुआ। ठीक है, जब इसे टर्मिनेटिंग कहते हैं, आपको एग्जांपल दूं, अगर आप किसी नंबर को 3 को आप 2 की पावर 6 से डिवाइड कर रहे हो, क्या मायने हुआ, या आपके पास लिखा हुआ 3 की पावर 3/64, तो 64 को आप क्या 2 की पावर 6 से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो। कैसे? 64 को कैसे तोड़ते हो? 2 32, पैटर्न मैंने आपको बताया है, 16 ये 6 बार आपके पास 2 आया, आपने देखा 2 की पावर 6 इसे लिखा जा सकता है। अगर आपने देखा ये 2 की पावर 6 है, यानी दशमलव के 6 अंक तक ये जाएगा, पॉइंट के 6 डिजिट तक ये इसका आंसर होगा। 3 4 5 6, इतनी बात समझ। अगर इस फॉर्मेट में है 2 की पावर n की 2 की पावर m की फॉर्मेट में है,
तो जो पावर बड़ी हो, जो पावर होगी उतने डिजिट तक दशमलव के बाद आपका आंसर आएगा। 2 की पावर अगर 6 है तो दशमलव के बाद 6 अंक बाद 6 अंक तक आंसर आएगा। 2 की पावर 6 है तो पॉइंट के बाद 6 डिजिट तक आपका आंसर आएगा। और अगर आपके पास दूसरा इसी तरीके से 5 की पावर या इस तरीके से आप 3/5 की पावर 6 है तो आपका आंसर होगा दशमलव के 6 अंक तक। अगर आपके पास 2 की पावर m या 5 की पावर n की फॉर्मेट का है तो जितनी पावर बेस की जितनी पावर होगी ये बेस कहलाता है। बेस की जितनी पावर होगी, आधार की जितनी भी घात होगी, उतने डिजिट पॉइंट के बाद दशमलव के बाद उतने अंक तक आपका उत्तर आएगा, आपका आंसर आएगा। अगर आपसे सवाल करूं ये आपके पास 5 है और आपके पास है 2 की पावर 5 और 5 की पावर 4। अब आपको इसको बताना है कि क्या होगा। आप कहोगे इसका आंसर जो आएगा वो 2 की पावर 5 यानी दशमलव के पॉइंट के बाद जो बड़ी वैल्यू है, जितनी बड़ी वैल्यू है यानी उतने अंक तक आएगा। यानी 5 है तो 5, 1 2 3 4 5, इतनी बात समझ पा रहे हो। यानी अगर इसके मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तब आंसर आपका वही होगा जो बड़ी वैल्यू है, बेस की जो बड़ी वैल्यू है उतने अंक तक आपका आंसर आएगा। इतनी बात समझ पा रहे हो। आसान हुआ। तो आइए सवाल करते हैं पहला। पहला सवाल है आपके पास 13/3125। अब इस क्या है, अंश अपान हर, न्यूमरेटर अपान डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा गया है। एक फ्रैक्शन है, आपको बताना है क्या ये टर्मिनेटिंग है क्या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो आप क्या करोगे, 3125 को ब्रेक करोगे। तरीका आपके पास वही है। क्या है, पहले 2 से करो, 2 से होगा नहीं, फिर 3 से करो, 3 से होगा नहीं। यानी अब किससे ट्राई करोगे, 5 से करोगे। 5 6 30 और आपके पास ये 5 दूनी 10 5 25। यानी आपके पास ये आया 5 कम 5 5 दूनी 10 5 25। 5 करोगे 5 से करोगे 1। जब आपका भागफल 1 आ जाए तो समझो कितनी बार है आपके, आपने देखा 5 कितने टाइम से, 1 2 3 4 5। तेरह को 5 की पावर 5 के फॉर्म में लिखा जा सकता है। आप कहोगे बिल्कुल लिखा जा सकता है। अगर ये है तो ये मैंने बताया। अगर आपके पास हर में 5 की पावर n की फॉर्मेट में है तो वो क्या होगा, आपका आंसर टर्मिनेटिंग होगा। आपका आंसर जो होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। इतनी बात समझ में। यानी पहला आपका है टर्मिनेटिंग डेसिमल। दूसरे की बात करूं आपसे, दूसरा सवाल है 17/8 है। अब आप देखिए यहां पर भी इस क्या है, किस फॉर्मेट में, 2 × 2 × 2। आप कहोगे 2 की पावर 3। हर को आपने 2 की पावर n की फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया। यानी ये एक आपका आंसर जो आएगा, उत्तर होगा, वो टर्मिनेटिंग होगा। समझ रहे हो। अगर ये टर्मिनेटिंग है तो आइए तीसरे सवाल पे करते हैं। 455 यानी हर को आपको देखना होता है। हर को करोगे कितना, 5 से 3 से करो, 3 एकम 3, तीनों बचे 15, 3 से होगा नहीं, 5 से करो, 5 9 45, 5 एकम 5, 7 7 एकम 7, 2 7 3 21 13।
अब आपने देखा 64/455 को 5 × 7 × 13 लिखा जा सकता है। अब मैंने आपको बताया जब 2 की पावर m या 5 की पावर n या 2 की पावर m × 5 की पावर n की फॉर्मेट का हो तभी आपका आंसर आएगा, वो टर्मिनेटिंग आएगा, अदरवाइज ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हुआ। आसानी से आप बता पा रहे हो कि नहीं। चौथा सवाल है 15/600। आप देखिए इससे क्या, पहले मैंने बताया था कि a और b अगर किसी फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा है तो आपको a और b क्या है, को प्राइम होते हैं जिनका HCF 1 होता है। आप कहोगे इसे 3 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 3 × 5 = 15। अब देखो दोनों में कॉमन, और ये क्या है 2 × ये आपके पास कितना है 2 × 100, और 100 को आप क्या लिख सकते हो 50, 25 चौको 100, और 5 25 को 5 × 5। तो आपने देखा आपके पास 2 है, 4 में भी 2 है, 5 में भी 2 है, यानी 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म में लिखा गया है, यानी एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। इतनी बात समझ पा रहे हो। और आगे के जितने भी सवाल है आपको खुद करना होगा, क्योंकि मैंने आपको तरीका सिखाया, आप आसानी से समझ पा रहे होगे। आइए अगला सवाल करते हैं। Write down the decimal expansion of those rational number in question 1 above which have terminating decimal expansion। आपको लंबी भाग प्रक्रिया विधि का इस्तेमाल नहीं करना, यानी आपको लंबी विभाजन प्रक्रिया का इस्तेमाल किए बगैर आपको निकालना है। तो आप सोचोगे क्या, आप क्या करोगे जब ये भी नहीं करना, तो यानी क्या आप इसको एक्सपेंशन कैसे करोगे 3125। जैसे मैं आपसे कहूं 70 को 32 से डिवाइड करके बताइए, तो आप कहोगे 32 दूना 64, और आप ऐसे इसी तरीके से सॉल्व करते जाओगे तो आपके पास पॉइंट के बाद ऐसे आता जाएगा। इतना आपको सॉल्व नहीं करना होगा। क्या आप सोच रहे हो क्या इस तरीके से सॉल्व करना होगा, तब आपको बताना होगा कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग। ये तो एक लंबा प्रोसेस है, लेकिन मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, बिल्कुल आसान तरीका, आप आसानी से टैकल करोगे। आइए जानने की कोशिश करते हैं। आप कहोगे क्या 13 को मैं आपसे सवाल करूं कि क्या 13 को 5 × 5 25 पंचे 125 पंचे 625 पंचे 131 इस फॉर्मेट में लिखा जा सकता है? आपने कहा बिल्कुल, आपने सीखा है, तो ये इस फॉर्मेट में आपने लिख दिया। अब देखा आपने कि 5 की पावर क्या है 5 है, 5 की पावर 5 है। अब आप देखिए 5 बार आया है, तो क्या मैं आपसे कहूं ऊपर 2 को 5 बार मल्टीप्लाई कर दो, 3 4 5, और नीचे 2 को 5 बार मल्टीप्लाई कर दो। इससे क्या होगा आइए मैं सिखाता हूं। मैं आपसे पहले भी बताया हूं कि 10 के पास 2 फैक्टर होते हैं, एक होता है 2 और 5। मतलब आपको पता है फैक्टर वो नंबर होते हैं जिससे वो नंबर डिवाइड होता है, यानी 10 2 से भी डिवाइड होता है, 5 से भी डिवाइड होता है। तो आपको आसान करना है, क्या करना है, जैसे कोई नंबर 35 है और 10 की पावर 3 लिखा हुआ है, तब आप कहोगे 35 को 1000 लिखा जा सकता है। जब 35 को 1000 लिखा जा सकता है, क्या आप पॉइंट में से लिख सकते हो? बिल्कुल, कहोगे 0.35, यानी दशमलव के बाद ये जितने जीरो होंगे उतने अंक होंगे, 1 2 3। आसान हुआ। तो जब नंबर को आप अपान में 10 की फॉर्मेट में ले आओगे, जब अपान में 10 की फॉर्मेट में ले आओगे तब आपका आसान हो जाएगा। आप कहोगे 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 5 × 2 क्या होता है 10 होता है। आपको बनाना क्या है 10 बनाना है, ताकि आपके लिए टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बताना आसान हो। आपने क्या किया 2 2 4 2 8 16 32 13 × 32 ये आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, और आपको पता है ये कितना, ये 10 हो जाएगा। कितनी बार 5 बार, 5 बार 10 हो जाएगा। तो आपको पता है 10 को ये क्या लिखा जा सकता है 10 की पावर 5।
तो जो आएगा आंसर आपको पता है दशमलव के 5 अंक तक आएगा, क्योंकि जितने जीरो होते हैं उतने ही अंक तक आता है। और आपको पता है जब दशमलव के 5 अंक तक आएगा तो यानी टर्मिनेटिंग होगा, और टर्मिनेटिंग होगा तो आप आसानी से, इसी तरीके से 17/8 को भी आप आसानी से कैसे बता सकते हो। 17/8 आप 8 को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। आप बोलोगे 2 2 4 2 8, आसान हुआ। आप कहोगे नीचे 2 है और 10 बनाना है तो 5 से मल्टीप्लाई करना होगा 3 बार, क्योंकि नीचे 3 बार 2 है। आपने किया तो 17 इंटू 125 ये आप मल्टीप्लाई करिएगा, 2 2 4 2 कितना 10 की पावर 3, दशमलव के 3 अंक तक इसका आंसर आएगा, यानी ये टर्मिनेटिंग होगा। आसान हुआ। अब अगला आप क्लासिफाई करिएगा, खुद करिएगा। जब तक आप खुद से नहीं करोगे आपके लिए आसान कुछ नहीं होगा, इसलिए मैंने आपको तरीका सिखाया। आपके पास तीसरा सवाल है। प्यारे दोस्तों, सवाल करने से पहले कुछ बातें आपको बता दूं। बड़े बंदे की निशानी ये होती है कि वो लगातार बिना आउटकम की परवाह किए बगैर सिर्फ मेहनत करता है, कंटिन्यूटी के साथ मेहनत करता है, और कोई रिजल्ट और आउटकम की परवाह नहीं करता और लगा रहता है। वो 3 घंटे आप पढ़ना चाह रहे हो या 4 घंटे पढ़ना चाह रहे हो, या आप पे डिपेंड करता है, लेकिन आप लगातार पढ़िए, कंटिन्यूटी के साथ पढ़िए। आपका फ्लो एक रिवर की तरीके से होना चाहिए कि अगर आपको ज़मीन मिल गई तो ठीक है, आपने एक्सपेंशन कर दिया, विस्तार कर दिया। अगर आपको रिवर को ज़मीन नहीं मिलती, क्या करता है, वो नैरो हो जाता है। अगर कहीं रुकना हो गया जहाँ पर बिल्कुल ज़मीन न मिली, डैम बना देता है। और क्या करता है, या पहाड़ सामने आ गया तो चीरता हुआ चला जाता है, यानी अपना फ्लो बरकरार रखता है। ऐसे ही आपको होना है, आप कंटिन्यूटी के साथ फ्लो बरकरार रखो। लगातार अगर आप मेहनत करोगे तो यकीन मानो कि आपके नंबर आसानी से आप गेन कर पाओगे। आइए सवाल करते हैं। सवाल क्या है? पहला सवाल जिसे आप ये कहा गया, तीसरे सवाल में ये कहा गया है कि आप P/Q के फॉर्म में दशमलव को रिप्रेजेंट कर सकते हो। क्या डेसिमल को P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है? इन दशमलव को अगर किया जा सकता है तो वो रेशनल होंगे, परिमेय संख्या होगी। मैंने बताया जिन्हें नहीं किया जा सकता वो अपरिमेय होगी, इर्रेशनल नंबर होंगे। तो देखिए, आइए मैंने आपको सिखाया है कि अगर कोई दशमलव 0.3 है तो इसे आप P/Q के फॉर्म में लिख सकते हो, लेकिन 0.3333 इस फॉर्म में हो, क्या इसे आप P/Q के फॉर्म में लिख सकते हो? आप कहोगे ये रिपीट कर रही है, तो इसे आप 0.3 बार से रिप्रेजेंट करते हो। जो संख्या रिपीट करती है, पुनरावृत्ति करती है, रिपीट करती है, उसके ऊपर आप बार लगाते हो। इसका सेम यही मतलब है, यानी 0.3 बार का मतलब 0.3333 इस तरीके से है। यानी इसको भी P/Q के फॉर्म में लिखने का एक तरीका है। इस कैसे लिखते हैं? 3/9, जिस संख्या पर बार हो उतने 9। यहाँ पर अगर 2 संख्या होती, 2 डिजिट होता तो अपान में 2 9 होता। जैसे आपके पास 0.33 ये होता तो अपान में 2 9 होता, या 3 4 रिपीट होता तो अपान में 2 9 होता। जितने डिजिट पे बार होगा अपान में उतने ही 9 होंगे, जितने डिजिट पे बार होगा अपान में उतने ही 9 होंगे। ये बात ध्यान कर लो। जैसे कि मैं आपको बताऊं, 10 को आप किससे 9 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 9 1 9, फिर आएगा 1.1111। अब 100 को 99 से डिवाइड करके देखो कितना आएगा। आप कहोगे 1.0101। आप देखो, जब आपके पास 1 रिपीट हो रहा है तो आपने देखा कि इसको 1.1 बार लिख सकते हो, और 1.01 बार लिख सकते हो। इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। 2 डिजिट है तो अपान में 2 9, 1 डिजिट है तो अपान में 1 9। इतनी बात आसानी से आप समझ पा रहे होगे। तो आप बताइए, इन सवालों में इसी सिनेरियो में आपको अप्लाई करना है और बताना है, साथ में आपको Q के फैक्टर बताने हैं।
ये बताइए पी अपान क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है? आप कहोगे ये टर्मिनेट हो गया, दिस रोड टर्मिनेट्स हियर। मैंने बताया नहीं, अगर ये टर्मिनेट हो गया तो यानी इसे पी अपान क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, ये रेशनल नंबर होगा। और क्या इससे पी अपान क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है? आप कहोगे ये टर्मिनेट नहीं हुआ, ना रिपीट कर रहा है, 120 आया फिर 1200 आया, ये टर्मिनेट भी नहीं कर रहा है और ना रिपीट हो रहा है, तो इससे पी अपान क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, ये इर्रेशनल हो गया। क्या इससे पी अपान क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है? इस पे बार लगा हुआ है, तो बिल्कुल कहोगे कि हाँ लिखा जा सकता। मैंने बताया तरीका क्या, कि बार लगा होता है तो वो रिपीट करता है, जितने डिजिट पे बार लगा है उतने डिजिट रिपीट करते हैं। तो देखिए उसे भी पी अपान क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, यानी इस अपान में कितने 9 होंगे? 3 3 6 3 9 9 9 होंगे, तो यानी इसे पी अपान क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, यानी रेशनल नंबर है, यानी ये आपके पास रेशनल नंबर है। रेशनल, अगर ये रेशनल नंबर है, आप रेशनल नंबर को पी अपान क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, जहाँ q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होता है, और q के फैक्टर आपको बताने कैसे? अब आपको मैंने बताया तरीका, जैसे कोई नंबर 45 है अपान 1000 लिखा हुआ है, तो क्या मायने हुआ? आप कहोगे 0.045, यानी जितने जीरो है दशमलव के बाद उतने ही डिजिट होंगे, उतने ही अंक होंगे। तो यानी रेशनल नंबर में अगर ये दशमलव आया कहाँ से होगा? अपान में उतने जीरो हुए होंगे, यानी 3 2 5 2 7 2 9, यानी अपान में 3 4 5 6 7 8 9 इतने जीरो आए होंगे, तभी ये दशमलव के बाद टर्मिनेट किया होगा। आपने देखा ये भी टर्मिनेट कर गया, और इससे तो आपने आपकी इसमें क्यों ये रेशनल है, इसमें पी अपान क्यू के फॉर्म में ही नहीं लिखा जा सकता, ये है इसे लिखा जा सकता है। इसमें क्या होगा? आप कहोगे अपान में 9 बार 9 आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार 9 है, यानी ये फैक्टर हो गए। इतनी बात समझ में आ गई इसको। और सारे सवालों को खूब करना है, खूब मेहनत करनी है आपको।